हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय शशि भूषण। बच्चों, जो भी ट्वेल्थ क्लास में हैं, जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो केमिस्ट्री का आपका ब्रांच है, इसमें आपको दो पेपर जो है वो मेनली आपको स्टडी करना है। ठीक है, इसमें और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो दो चैप्टर्स में आपको फर्स्ट जो है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और सेकंड जो है वो है द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे होंगे या जो भी चैनल से जुड़े हुए हैं, तो आपको पता होगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है वो मैं स्टार्ट कर चुका हूँ। ठीक है, और आज के लेक्चर में मैं डी एंड एफ ब्लॉक का आपको इंट्रोडक्शन जो है वो बेसिक बात जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास में बच्चों हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे क्या, द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ आपके पास में दो ही चैप्टर्स हैं, और आप ये दो चैप्टर्स को अगर आप अच्छे से कवर करते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं केमिस्ट्री में, क्योंकि चैप्टर्स जो हैं रिड्यूस्ड ऑलरेडी हो चुके हैं और लिमिटेड चैप्टर्स हैं। तो अगर आप उसको अच्छे से अगर पढ़ेंगे तो आप अच्छा स्कोर आप एग्जाम में कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो चैप्टर का जो नाम दिया हुआ द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, तो बेसिक अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कि जो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, इसका स्टडी जो है वो हम लोग जब करते हैं तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो है वो आता क्या किस चीज का है कि सबसे पहले अगर आप पीरियोडिक टेबल को आप समझिए, थोड़ा बेसिक बात जो है पीरियोडिक टेबल का आप अगर उसको समझते हैं तो पीरियोडिक टेबल जो है आप कुछ इस तरह से जो है आपको देखने को मिलता है। पीरियोडिक टेबल आप जब भी देखे होंगे तो आपको इस तरह से बना हुआ पीरियोडिक टेबल जो है वो दिखता है। पीरियोडिक टेबल में आप जनरली यहाँ पर क्या देखते हैं कि देखिए बीच में आपको इस तरह का पहले जो है कि सबसे ऊपर में टॉप में बना हुआ होता है, और बॉटम में जो है आपको इस तरह से दो बना हुआ होता है। तो जिनको भी पीरियोडिक टेबल का अगर कॉन्सेप्ट पता हो, जो 11th क्लास में होंगे, तो उनको पता होगा कि लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक, और राइट हैंड साइड में यहाँ पर कौन सा ब्लॉक होता है जी, पी ब्लॉक। ठीक है, इधर एस ब्लॉक है और इधर क्या है, पी ब्लॉक है। और बीच में सेंटर पे यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर डी ब्लॉक के नाम से जानते हैं। ठीक है, बॉटम में यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो प्रेजेंट है ये बॉटम में जो है इसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में आप कोई भी चैप्टर पढ़िए, चाहे एस ब्लॉक पढ़िए, पी ब्लॉक पढ़िए, डी ब्लॉक पढ़िए या एफ ब्लॉक पढ़िए, तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल का जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ये आपको पता होना चाहिए। और बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि पीरियोडिक टेबल में जो एस ब्लॉक है वो कहां पर है, लेफ्ट हैंड साइड में, जो पी ब्लॉक है वो कहां पर है, राइट हैंड साइड में, डी ब्लॉक जो है वो कहां है, मिडिल में, और एफ ब्लॉक जो है वो कहां पर है, बॉटम में। ठीक है, ये बेसिक बात एकदम हम कर रहे हैं आपसे। तो सबसे पहले आप ये अगर आपको इतना कॉन्सेप्ट अगर पता है तो इंट्रोडक्शन जो है, जो चैप्टर हम लोग अभी यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं कि डी एंड एफ ब्लॉक, तो इसके बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द middle of the what periodic table, or we can say that in another words the d block elements are present in between the s block and p block elements. Understood? Next, the a block elements are present in the below of the periodic table. ये कहां पर है, बिलो में है, या बोल सकते हैं कि कहां पर है, बॉटम में ये प्रेजेंट होता है, कौन सा, एफ ब्लॉक जो है। अब अगर थोड़ा और भी अगर हम लोग इसमें बेसिक में अगर हम लोग जाकर के अगर स्टडी करते हैं तो आपको ये बात पता है कि डी ब्लॉक का अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा बेसिक बात भी आपको क्लियर होना चाहिए। जस्ट लाइक कि एस ब्लॉक जब आप पढ़ते हैं तो अगर एस ऑर्बिटल की अगर हम लोग बात करें तो एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन से हैं वो कितना, एस ऑर्बिटल में आप फील कर सकते हैं, दो। तो एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना फील कर सकते हैं, टू। जब आप यही पी का अगर बात करते हैं, पी ऑर्बिटल का, तो पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना फील कर सकते हैं, सिक्स। इसी प्रकार से डी ऑर्बिटल का अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना फील कर सकते हैं, टेन। एंड एफ ब्लॉक में अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो एफ ऑर्बिटल में जो है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आप कितना फील करते हैं, 14। ये बात पता है सबको? ये अगर आपको पता होगा तो आपको चैप्टर को समझने में और भी आसानी होगी। ठीक है, कि एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना, दो, पी में कितना, सिक्स, डी में कितना, 10, और एफ में कितना, 14। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं यहाँ पर कि इससे आपको समझने में आइडिया आपको यहाँ पर थोड़ा सा मिलेगा
कि एस ब्लॉक में जब भी आप स्टडी करते हैं तो आपको पता है एस ब्लॉक में ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 है। एक है आपका अल्कली मेटल और दूसरा क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है। तो उसमें जब आप स्टडी करते हैं तो दो एलिमेंट आप पीरियोडिक टेबल में आपको देखने को मिलता है कि दो एलिमेंट जो है पीरियोडिकली अगर आप देखते हैं तो दो एलिमेंट उसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। किसमें, इस ब्लॉक की बात कर रहे हैं। दूसरा अगर पी का अगर बात करें तो पी ब्लॉक में आप देखते हैं कि एलिमेंट्स टोटल कितने होते हैं अलोंग द पीरियड। अलोंग द पीरियड मतलब ये भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि पीरियड की बात जब भी करें हम लोग तो पीरियड में हम लोग किधर से किधर मूव करते हैं, पीरियड में हम लोग किधर से किधर मूव करते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं ना। पीरियड में किधर से किधर करते हैं, लेफ्ट टू राइट। और यही जब ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप की अगर बात अगर हम लोग करते हैं तो ग्रुप में हम लोग टॉप से कहां बात करते हैं, बॉटम की तरफ। समझ में आ रही है बात। तो यहां पर आपको ये समझना जरूरी है कि अगर हम लोग पीरियड अगर बोले तो किधर से किधर, लेफ्ट से राइट की तरफ, और अगर ग्रुप बोले तो टॉप से बॉटम की तरफ। तो अगर अलोंग द अगर पीरियड अगर आप जाकर के देखते हैं तो अलोंग द पीरियड में क्या होता है कि आप एलिमेंट्स पी ब्लॉक में टोटल आपको कितने देखने को मिलते हैं, 6। जैसे बोरॉन जो है आप देखते हैं ग्रुप 13 से स्टार्ट है पी ब्लॉक, तो 13 से स्टार्ट है तो वहां बोरॉन है, फिर कार्बन है, देन नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फिर देन क्या है, फ्लोरीन है, एंड देन नियॉन। मतलब वो हैलोजन के बाद जो है जितने भी आपके नोबल गैसेस फैमिली में है, चूंकि नियॉन के ऊपर में कौन है, हीलियम है, तो हीलियम आता है। वो आप देखते हैं जनरली कि हीलियम का एटॉमिक नंबर जो है वो कितना है, 2 है। तो जब कन्फिगुरेशन लिखते हैं तो क्या होता है, 1s2 होता है। तो चूंकि एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन्स वहां पर प्रेजेंट होने के कारण वो क्या होता है, हाईली स्टेबल माना जाता है। क्यों, क्योंकि वो कैसा कन्फिगुरेशन है, फुलफिल्ड कन्फिगुरेशन है। तो जब फुलफिल्ड होता है और जब हाफ फिल्ड होता है या 0 इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो कन्फिगुरेशन कैसे कहलाते हैं, स्टेबल कन्फिगुरेशन कहलाते हैं। यही रीजन है कि आप देखते हैं कि एस में मैक्सिमम 2, पी में मैक्सिमम कितना 6, डी में मैक्सिमम कितना 10 और एफ में मैक्सिमम कितना 14। तो हम लोगों को अब बेसिक जो बात करना है वो डी और एफ को लेकर के बात करना है। किसको लेकर के करना है, डी और एफ। क्यों, क्योंकि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, एस ब्लॉक जो है वो पहले पढ़ना होता था 11th क्लास में ही, ठीक है, लेकिन सिलेबस रिड्यूस होने के कारण वो अब 11th में भी वो नहीं पढ़ना है। और पी ब्लॉक की अगर हम लोग बात करें तो पी ब्लॉक में 13 और 14 ये भी पढ़ना होता था 11th क्लास में, और 15 से लेकर के 18 तक पढ़ना होता था कहां पर, 12th क्लास में। लेकिन 12th क्लास में भी आपका सिलेबस रिड्यूस होने के कारण क्या है कि ये आपको नहीं पढ़ना है। मतलब एस और पी ब्लॉक पे आपको ध्यान नहीं देना, ध्यान आपको किस पे देना है, डी एंड एफ ब्लॉक पे। और डी और एफ ब्लॉक का अगर हम लोग यहाँ पर एक एक करके अगर बात करें तो डी ब्लॉक का अगर हम लोग बेसिक अगर बात करें यहाँ पर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, तो आपको ये बात पता है कि जब इसमें एलिमेंट्स जो हैं वो कितने एग्जिस्ट कर सकते हैं अलोंग द पीरियड। तो आपको पता है कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10। तो अगर आप अलोंग द पीरियड भी अगर चलते हैं ना तो आप जैसे स्कैंडियम को उठा लीजिए, तो स्कैंडियम को ले लीजिए, एटॉमिक नंबर कितना है 21, और स्कैंडियम से लेकर के आप कहां तक जा रहे हैं, जिंक तक। तो जिंक का एटॉमिक नंबर जो है वो कितना है, 30 है। तो इस केस में स्कैंडियम से लेके जब आप जिंक तक जाते हैं तो 21 to 30 टोटल एलिमेंट्स भी कितने हो गए यहाँ पर, देखिए 10 हो गए। 10 हुए कि नहीं हुए, तो 10 होने का मतलब यहाँ पर ये है कि 10 इसलिए यहाँ पर है क्योंकि डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम लोग कितना फिल कर सकते हैं, 10। ऐसे ही अगर एफ का अगर बात करेंगे तो एफ ब्लॉक में मैक्सिमम जो एलिमेंट्स जो हो सकते हैं अलोंग द पीरियड वो कितने हो सकते हैं, इस केस में यहाँ पर 14 एलिमेंट्स हो सकते हैं, 14 एलिमेंट्स हो सकते हैं। ये बात समझ में आ रहा है सबको क्या बोल रहे हैं। अब इसके बाद जो है कि बेसिक जो हम लोग जो स्टडी जो कर रहे हैं यहाँ पर आपको दो कॉन्सेप्ट है जो समझना जरूरी है। एक है आपका पेनल्टीमेट सेल का, एक क्या है, पेनल्टीमेट सेल, और दूसरा जो है वो क्या है, एंटी पेनल्टीमेट सेल। पेनल्टीमेट सेल जो है वो यूज होता है कहां पर, डी ब्लॉक में। ये जो कॉन्सेप्ट है वो यूज होगा आपको डी ब्लॉक में। और पेनल्टीमेट सेल क्या होता है यहाँ पर, अगर इसके बारे में अगर हम लोग देखें
तो आपको पता है कि ये क्या है, न्यूक्लियस। इसके नियरेस्ट में ये फर्स्ट ऑर्बिट होगा, इसके नियरेस्ट में ये यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट ऑर्बिट। ये वाला क्या होगा, सेकेंड ऑर्बिट। ये जो है वो क्या होगा, थर्ड ऑर्बिट। ये जो होगा वो क्या होगा, फोर्थ ऑर्बिट। ऐसे ही चलेगा एंड सो ऑन। तो आपको याद रखना है कि आउटर मोस्ट सेल को छोड़ करके, आउटर मोस्ट सेल को, और अगर 4 तक अगर मैं यहाँ पर लिखा हूं तो इसके पीछे रीजन है। मैं 3rd तक भी लिख सकता था, 2 तक भी लिख सकता था, लेकिन पेनल्टी मेट सेल का अगर कॉन्सेप्ट अगर समझना है तो एटलीस्ट आपको कहां तक जाना पड़ेगा, 4 तक। इसके पीछे रीजन क्या है वो भी मैं अभी डिस्कस करूंगा। अभी आप देखते यहाँ पर समझते रहिए एक एक कॉन्सेप्ट को, तो आपको वो भी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि n इज इक्वल टू 4 है और ये क्या है, n इज इक्वल टू 3 है। तो आउटर मोस्ट सेल को छोड़ करके, किसको छोड़ करके, आउटर मोस्ट सेल को छोड़ करके उसके एक प्रीवियस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, पेनल्टी मेट सेल। मतलब कि ये जैसे n इज इक्वल टू 4 है, ये अभी आउटर मोस्ट है, तो इसको छोड़ करके इसके प्रीवियस सेल कौन कहलाएगा, n इज इक्वल टू 3 वाला। तो यहाँ पर ये वाला जो सेल होगा ना, n इज इक्वल टू 3 वाला, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड पेनल्टी मेट सेल। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किससे, इसी को आप देखते होंगे कि अलग अलग बुक्स में मैथमेटिकली इसको क्या लिखा हुआ मिलता है, n-1 इंटू डी। और n-1 इंटू डी लिखने का मतलब ये है कि क्योंकि हम लोग डी ब्लॉक के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए डी लिखा हुआ है, और n-1 इसलिए है क्योंकि n इज इक्वल टू हाइएस्ट जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है यहाँ पर वो कितना है, 4 है। तो जब ये 4 है तो यहाँ 4-1 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3d आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि n इज इक्वल टू अगर 4 पुट किया आपने तो ये 3d बन गया, 5 पुट किया तो 4d बन गया, जब आप 6 पुट किए तो वो क्या बन गया, 5d, जब 7 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 6d। तो ये जो आपका जो फॉर्मेशन जो हो रहा है ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आउटर मोस्ट सेल को छोड़ करके अगर आप उसके प्रीवियस सेल की अगर बात करते हैं, मतलब n-1 इंटू डी का, तो ये पेनल्टी मेट सेल कहलाएगा। और n का वैल्यू जो है वो कहां से स्टार्ट होगा जी, 4, 5, 6 एंड 7। यहां पर क्या क्या होगा, 4, 5, 6 एंड 7, इसमें ऐड कर दे रहे हैं दोनों जो है। एंड यहाँ पर लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको 7 के आगे आपको देखने को नहीं मिलता है। तो ये बेसिक बात हम कर रहे हैं कि अब n इज इक्वल टू जो 4 है ये क्या बता रहा है कि अगर पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखेंगे ट्रांजिशन, ये जो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है ट्रांजिशन एलिमेंट्स को, तो वो कौन से पीरियड नंबर से स्टार्ट होगा, 4 से। कहां से स्टार्ट होगा, और 4 से जब स्टार्ट होगा तो अगर इसका अगर आप स्टडी अगर करते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए कि n इज इक्वल टू आपने 4 लिया तो यहां से क्या बन जाएगा, n-1 अभी हम लोग पढ़े थे, n-1 इंटू डी, तो ये 4-1 इंटू क्या हो जाएगा, डी, दैट इज ये क्या बन जाएगा, 3d। तो ये 3d सीरीज कहलाएगा। और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांजिशन मेटल्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं, इसीलिए यही 3d सीरीज को हम लोग यहाँ पर क्या बोल देंगे, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। इसको क्या बोल देंगे, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। समझ में आ रही है बात। दूसरा, अगर n इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 5, जैसे ही 5 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ डायरेक्ट पुट कर दें, तो डायरेक्ट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5-1 इंटू डी, दैट इज ये कितना आ जाएगा, ये वाला 4d आ जाएगा। और 4d आने का मतलब क्या है, ये क्या कहलाएगा, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। नेक्स्ट, थर्ड में अगर आप आते हैं, n का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 6, तो 6 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6-1 इंटू डी, तो ये क्या आ जाएगा जी, ये 5d आ जाएगा। और 5d आने का मतलब क्या है, ये क्या कहलाएगा, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। ऐसे ही अगर आप n का वैल्यू क्या पुट कर दीजिए, अगर 7 पुट कर देते हैं तो ये 7-1 इंटू क्या हो जाएगा, डी, दैट इज ये क्या आ जाएगा, 6d। और 6d आने का मतलब क्या है कि ये क्या कहलाएगा, फोर्थ, ये कहलाएगा फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। समझ में आ रहा है, मतलब कहने का है कि आप 7 से आप ज्यादा आप नहीं जा सकते हैं, 7 से आप एक्सेस नहीं हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपका जो पीरियोडिक टेबल जो बना हुआ है उसमें पीरियड नंबर कहां से कहां तक है, 1 से लेकर के कहां तक है, 7 तक है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 7 से आगे आप नहीं जा सकते हैं। और
यहाँ पर आप n इज इक्वल टू 4 से जो स्टार्ट किए हैं, तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, 3d मिल रहा है। तो 3d मिलने का मतलब यहाँ पर क्या है कि आपका जो d जो ऑर्बिटल है या जो d ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, ये आपको यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि पीरियड नंबर पूछा जाएगा कि कहाँ से स्टार्ट होगा, तो वो 4 से स्टार्ट होगा। लेकिन जो कन्फिगुरेशन जो बनेगा, वो पहला कन्फिगुरेशन क्या होगा, 3D, दूसरा क्या हो जाएगा 4D, तीसरा क्या हो जाएगा 5D, एंड नेक्स्ट क्या हो जाएगा 6D। मतलब कि ये आप अगर इसको थोड़ा और डिटेल में अगर देखें, तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप पढ़ते हैं तो पहले क्या लिखते हैं 1s, देन क्या लिखते हैं 2s 2p, नेक्स्ट क्या लिखते हैं 3s 3p और 3d। तो d ऑर्बिटल देखिए कहां से स्टार्ट हुआ है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 से। तो 3 तो तभी आएगा जब n का वैल्यू कितना लेना होगा 4, तब जाकर के आप 4 माइनस 1 इंटू डी करेंगे, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 3D के बराबर आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, मतलब कि जो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, ये आपको बेसिकली जो है कि ये आपको पीरियड नंबर कहां से स्टार्ट होंगे 4 से, और ये कहां तक जाएंगे 7 तक, और एक एक करके आप 3D 4D 5D और 6D का स्टडी करेंगे। तो 3D में भी 10 एलिमेंट्स तो होंगे, 4D में भी 10 होंगे, ऐसे ही 5D में भी होंगे और 6D में भी होंगे। इसी प्रकार से अगर हम लोग बात अगर यहाँ पर करें कि एंटी पेनल्टीमेट सेल का अगर बात करें, किसका बात करें, एंटी पेनल्टीमेट सेल। तो एंटी पेनल्टीमेट सेल का मतलब क्या होता है, आप यहाँ पर ध्यान से समझिए कि जैसे ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका फर्स्ट सेल है, ये आपका सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये वाला सिक्स्थ है। और ये इतना सफिशियंट है आपको समझने के लिए कि आपको अगर एंटी पेनल्टीमेट सेल का कॉन्सेप्ट अगर समझना है, तो जैसे पेनल्टीमेट में क्या बोल रहे थे कि लास्ट वन जो सेल था, मतलब आउटरमोस्ट सेल के एक प्रीवियस सेल को जो है हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे थे, पेनल्टीमेट सेल बोल रहे थे। लेकिन लास्ट सेल को छोड़ करके दो अगर प्रीवियस सेल की अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो प्रीवियस सेल की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर दो प्रीवियस आ जाएगी, ये 6 है, ये 5 है। तो आप दो सेल को छोड़ देंगे, 6 को और किसको 5 को, तो आप कहाँ आ जाएंगे n इज इक्वल टू 4 में। मतलब कि दो सेल को अगर आप छोड़ करके अगर बात करते हैं, तो ये वाला जो सेल होगा वो यहाँ पर क्या कहलाएगा, एंटी पेनल्टीमेट सेल। ये जो है वो क्या कहलाएगा, एंटी, और क्या कहलाएगा ये पेनल्टीमेट सेल, एंटी पेनल्टीमेट सेल। और इस केस में क्या होगा यहाँ पर एंटी पेनल्टीमेट सेल में, कि यहाँ पर जब मैथमेटिकली अगर इसको डिफाइन करेंगे, तो मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे, तो n जो है वो तो क्या बता रहा था, ये n क्या बता रहा था, ये तो आपको पीरियड का संख्या बता रहा था, और दो सेल को छोड़ करके बात करना है तो क्या लिखेंगे n-2। और एंटी पेनल्टीमेट सेल किस ब्लॉक के लिए हम लोग यूज करते हैं, यहाँ पर एफ ब्लॉक के लिए, एफ ऑर्बिटल के साथ आता है एंटी पेनल्टीमेट सेल का कॉन्सेप्ट। तो इसको क्या लिख देंगे n-2 इंटू एफ, और n का जो वैल्यू होगा वो यहाँ पर दो ही हो सकता है, या तो 6 हो सकता है या तो ये 7 हो सकता है। जब ये 6 होगा भाई, ये n का वैल्यू जो है वो क्या होगा, जब 6 होगा n का वैल्यू, तो यहाँ से क्या मिलेगा बताइए, 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा f, दैट इज ये कितना हो जाएगा 4f। और n का वैल्यू जब क्या लेंगे आप 7, तो जब यहाँ पुट करेंगे तो 7 माइनस 2 जब करेंगे तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 5f हो जाएगा, होगा। तो दो आपको यहाँ पर f ब्लॉक में दो सीरीज के बारे में पढ़ना है, एक जो है वो क्या है 4f सीरीज है, और दूसरा जो है वो क्या है यहाँ पर ये 5f सीरीज है। और इसी में इसका नाम क्या दिया गया है, 4f सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, लैंथेनॉइड एलिमेंट्स या सीरीज बोल सकते हैं। और दूसरा जो है ये क्या कहलाता है, एक्टिनॉइड सीरीज या एलिमेंट्स। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो ये बेसिक जो बात कर रहे थे हम लोग डी और एफ का, कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो पीरियोडिक टेबल में कहाँ प्रेजेंट होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कैसे पहचानेंगे,
एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को कैसे पहचानेंगे। तो ये जो बेसिक जो बात है वो आज के लेक्चर्स में जो है वो हम लोग कंप्लीट किए हैं। और ये जो भी वीडियोस जो देख रहे हैं तो ये कोऑर्डिनेशन पहले एक चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं और आज जो है ये डी एंड एफ ब्लॉक ये सेकेंड चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है आपका, जो मैं आज स्टार्ट किया हूँ। तो जो भी वीडियोस देख रहे हैं, जिनको भी नेक्स्ट ईयर जो है कि आपको बोर्ड का एग्जाम देना है, तो वो बच्चे या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो दोनों बच्चे जो हैं कि ये बेसिक जो बात जो मैं बताया हूँ, आप इसको एक बार अच्छे से रिवीजन कीजिए, प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, ताकि आपको जैसे जैसे वीडियोस जो है कि अपलोड होंगे तो आपको समझने में नेक्स्ट जो लेक्चर्स है वो आसानी हो। तो इसलिए आप वीडियोस को आप जो है देखिए, और जो भी नए बच्चे जो जुड़े हुए हैं वो आप वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, ताकि जो कॉन्सेप्ट है, जो आपका सिलेबस है 12th बोर्ड्स का या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो वो आप बेसिक से जो है आप एक एक कॉन्सेप्ट को आप सीख पाए। और इसके आगे जो है नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक को एक एक करके वन बाय वन, पहले डी ब्लॉक एंड देन एफ ब्लॉक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।